ऑडियो बुक वाङ्मयी 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 29 बहुमुखी प्रतिभाओं का ऊर्जा केंद्र भारतवर्ष। देश, समाज एवं संस्कृति का बहुमुखी विकास किसी भी राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्तर के ऊपर निर्भर करता है। सुसंस्कृत, सभ्य, सुशिक्षित, परिश्रमी तथा प्रतिभा के धनी व्यक्तियों का बाहुल्य जिस भी समाज में होगा वह आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। भौतिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से वह उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर होगा। इसके विपरीत व्यक्तियों के स्तर गिरने से किसी समाज अथवा राष्ट्र के पतन पराभव का मार्ग प्रशस्त होता है। आज की स्थिति में दूसरे देशों की अपेक्षा भारत का अतीत अधिक प्रेरणादायक रहा है। उसका स्वर्णिम इतिहास है। सभ्यता का आरंभिक विकास, ज्ञान की विभिन्न धाराओं का अवगाहन भारत की ही पावन भूमि से हुआ, जो समस्त विश्व में प्रवाहित हुआ था। कृषि, शिल्प, कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, जीव विज्ञान, भूगोल आदि का सुविकसित ज्ञान जो आज सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, उसका मूल आविष्कार अन्वेषक भारत ही रहा है। सुविकसित ज्ञान एवं विज्ञान के अगणित तथ्य एवं प्रमाण इतिहास के पन्नों में मौजूद हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का आरंभ 4000 ईस्वी सन पूर्व से होता है। उस समय के तकनीकी ज्ञान के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं। उस प्राचीन समय में भी सिंधु घाटी के निवासी हल, रथ, चक्र का प्रयोग करते थे। साथ ही विभिन्न धातुओं से औजार बनाने की कला में भी निपुण थे। उन्होंने बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया था। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व पश्चिम एशियावासी तथा यूनानी तकनीकी विद्या में सिरमौर थे। इसी काल में भारत सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से इनका मार्गदर्शक था। पुरातत्व अन्वेषणों में मिले अवशेषों से यह ज्ञात हुआ है कि तत्कालीन नगर सुव्यवस्थित तथा बड़े व्यापारिक केंद्र थे। इनमें गटर पद्धति तथा पक्की ईंटों का निर्माण कार्य हेतु प्रयोग हुआ था। पेंटिंग एवं चित्रकारी भी उस काल में अद्भुत थी। पाटरी नामक स्थान पर अवशेषों में पॉलीक्रोमिक पेंट का प्रयोग पाया गया, जो पेंटिंग की अच्छी जानकारी का परिचय देता है। कांसे तथा तांबे के बर्तनों तथा औजारों पर पुष्पों, लताओं, विभिन्न प्राणियों तथा पक्षियों के सुंदर चित्र पाए गए। धातु शिल्प के अवशेष मॉडलों में 6 टन भारी 24.5 फीट लौह स्तंभ सिंधु घाटी में पाया गया, जो 800 ईस्वी सन पूर्व का बना हुआ है, जिसके लोहे की शुद्धता 99.72
आंकी गई। जंग से बचाने के लिए इस पर मैंगनीज ऑक्साइड की पतली परत भी चढ़ाई गई थी, जिससे यह विदित होता है कि उस काल के शिल्पियों को रसायनों का अच्छा ज्ञान भी था। ईस्वी सन 400 to 800 के बीच बनी पीतल तथा तांबे की 40 फीट से लेकर 80 फीट तक विशाल शुद्ध प्रतिमाओं को देखकर आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबाते हैं कि आधुनिक तकनीकी ज्ञान के अभाव में भी उस समय के शिल्पी किस प्रकार बड़े से बड़े गार्टरों एवं बीमों का प्रयोग करते थे। उस काल में वैसी जानकारी का प्रमाण विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं मिल सका है। उड़ीसा के जगन्नाथ तथा कोणार्क मंदिर में 1 वर्ग फुट मोटे तथा 35 फीट लंबे 239 लोहे के बीम आज भी देखे जा सकते हैं, जिसमें प्रयुक्त धातु 99.64% शुद्ध लोहा है, और वह भी ऐसा जिसमें कभी भी जंग नहीं लग सकता। उन दिनों गणित एवं ज्यामिति के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी थी। सूत्रों के अनुसार यज्ञ वेदियों के निर्माण में ज्यामिति के नियमों का ध्यान रखा जाता था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों में आर्यभट्ट तथा भास्कराचार्य का नाम बहुत प्रख्यात है। वे 5वीं सदी में पैदा हुए थे। गणित तथा ज्यामिति के नियमों एवं सूत्रों को विकसित करने का श्रेय उनके बाद ब्रह्मगुप्त, महावीर तथा भास्कर द्वितीय को दिया जाता है। 6वीं शताब्दी में ही उन्हें दशमलव प्रणाली का बोध था, जिससे दूसरे देश सदियों बाद परिचित हो सके। सीरिया के एक विद्वान का मत है कि भारतीय गणित की उस समय की जानकारी अद्वितीय है। भारत से विकसित हुई दशमलव प्रणाली का ही संपूर्ण विश्व प्रयोग कर रहा है। आर्यभट्ट के समय से ही वर्गमूल, घनमूल, त्रिकोणमिति, पिरामिड एवं वृत्त के सूक्ष्म गणित का विकास हुआ। पाई के स्थिरांक की शोध आर्यभट्ट ने ही की थी, जो आज भी 3.1416 अपरिवर्तनीय स्थिरांक हैं। अरब, चीन, यूरोपीय देशों में इस ज्ञान का विस्तार भारत से ही हुआ। भास्कर द्वितीय रचित सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ आज भी बीजगणित का अद्वितीय शोध प्रबंध माना जाता है। उसमें कितने ही गूढ़ सूत्र ऐसे हैं जो आज के गणितज्ञों की समझ से परे हैं। आर्यभट्ट ग्रंथ में स्वयं आर्यभट्ट तथा वाराहमिहिर द्वारा स्थापित 5 खगोल विद्या के सिद्धांत खगोल शास्त्रियों के लिए अभी भी प्रेरणा स्रोत हैं। ज्योतिर्विज्ञान के आकलन पहले विशुद्ध रूप से गणितीय सिद्धांतों पर आधारित थे। ज्योतिष शास्त्र के नाम पर भाग्यफल बताने वाले आज जैसे पाखंडियों का उसमें समावेश न था।
भारत के विभिन्न स्थानों पर ऐसी वेदशालाओं की स्थापना हुई थी जिनसे अंतर्ग्रहीय स्थिति एवं प्रभावों को देखा जाना जाता था। जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं सदी में वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, जयपुर में वेदशालाएं बनवाई गई, जिनके चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। विशेषज्ञों के सहयोग से सूर्य पंचांग बनवाए गए। ग्रह नक्षत्रों के वेद के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र बनवाए गए। पृथ्वी की शक्ल विभिन्न आयामों से देखने के लिए भी कई प्रकार के चक्र उनके द्वारा विनिर्मित कराए गए। जयसिंह स्वयं भी ज्योतिर्विज्ञान का अच्छा ज्ञाता था। इसका प्रमाण उसकी लिखी पुस्तक जीज मुहम्मद सहाई को देखने से मिलता है। उसमें वर्णित अगणित सिद्धांतों तथा प्रयोगों का अनुसरण आज के खगोलविद करते हैं। ज्योतिर्विज्ञान, खगोल विज्ञान का ज्ञान कितना अधिक बढ़ा चढ़ा था, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि 1200 से लेकर 1800 ईस्वी सन के बीच उपरोक्त विषयों से संबंधित लगभग 10,000 पुस्तकें संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषाओं में लिखी गई। इनमें से कुछ ही दुर्लभ ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। मौलिक पुस्तकें ही नहीं, पुरातन ग्रंथों की टीकाएं तथा अनुवाद के कार्य में भी तत्कालीन विद्वान गहरी अभिरुचि रखते थे। उस काल के चिकित्सक मात्र वैद्य ही नहीं, तत्वज्ञानी भी होते थे। स्वास्थ्य रक्षा के लिए वे स्वास्थ्य विज्ञान, नर्सिंग, औषधियों की ही मात्र जानकारी नहीं रखते थे, वरन मन और आत्मा की रोगोत्पत्ति तथा निवारण में क्या भूमिका होती है, इस तथ्य से भी भली भांति परिचित होते थे। उन दिनों शल्य चिकित्सा के उपकरणों, स्कैल्पल, कैथेटर्स, सीरीज आदि का भी विकास हो चुका था। चरक, सुश्रुत, वाघभट्ट जैसे आयुर्वेद विदों की गणना शल्य चिकित्सा के मूर्धन्य जानकारों में की जाती है। इस्लाम युग में अल्केमी तथा रसायनों के माध्यम से उपचार करने की प्रक्रिया अत्यंत विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तालपत्र पर लिखे संबंधित विषयों की अगणित दुर्लभ पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। चिकित्सा शास्त्र के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों की चलाने की आवश्यक तकनीकी ज्ञान की जानकारी भी उस काल के लोगों को अच्छी प्रकार थी। रंग, इत्र, पायरोटेक्निक्स, कागज तथा चीनी का उत्पादन छोटे पैमाने पर होता था। धातु विज्ञान में नवीन धातु प्रयोग परीक्षण तथा तांबा, जस्ता, लोहा, सोना, चांदी, शीशा आदि के मिश्रित धातु एलॉथ बनाने की विद्या भी खूब प्रचलित थी, जो आज की दृष्टि से कहीं अधिक सुविकसित थी। भोजन बनाने वाले तांबे के बर्तनों पर कलई करने की विद्या भी उस समय ज्ञात थी। जस्ता मिश्रित विदारी नामक एक धातु का प्रयोग 16वीं सदी में होता था, जिसकी जानकारी यूरोपीय देशों को सदियों बाद भारत से ही हुई। हथगोले, तोप आदि भी इसी काल में बनने आरंभ हो गए थे।
अध्यात्म, धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में यह देश अग्रणी था। मनीषी परिव्राजक गण ज्ञान की धाराओं को देश की सीमाओं से बाहर ले जाकर प्रवाहित करने तथा अगणित लोगों के कल्याण हेतु सतत कटिबद्ध रहते थे। समय समय पर असंख्यों व्यक्ति प्रदेशों को, पहाड़ों, कंदराओं, रेगिस्तानों को पार करते हुए दूसरे देशों में पहुंचे तथा अपने ज्ञान विज्ञान की जानकारियों से दूसरों को परिचित कराया। यहाँ की कीर्ति सुनकर समय समय पर दूसरे देशों से यात्री भी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते रहे हैं। फाहियान, मार्को पोलो, ह्यूएन सांग आदि अगणित यात्रियों का उल्लेख इतिहास के पृष्ठों में मिलता है। समीक्षाकारों ने 19वीं सदी तथा 12वीं सदी के आरंभिक 3 दशकों को भारतीय विज्ञान का स्वर्ण युग कहा है, जिसमें कितनी ही मूर्धन्य वैज्ञानिक प्रतिभाओं का प्राकट्य हुआ। जगदीश चंद्र बोस 1859 to 1937, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के आविष्कार का लोहा आज भी दुनिया मानती है। वृक्ष वनस्पतियां भी विचारों से प्रभावित होते तथा तदनुरूप प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। बॉस पहले व्यक्ति थे जिनने यह प्रयोग किया तथा वैज्ञानिकों को इस तथ्य से परिचित कराया। तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में अनेकों प्रयोग परीक्षण उन्हीं के आविष्कार को प्रेरणा से हुए हैं। भौतिकी में क्रांतिकारी खोज करने वाले वैज्ञानिक C.V. रमन को उनकी महत्वपूर्ण खोज रमन इफेक्ट के लिए संसार में सदियों तक याद किया जाता रहेगा। इस उल्लेखनीय खोज पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर की स्थापना उन्हीं के नाम पर हुई। गणित एवं भौतिकी के क्षेत्र में S.N. बसु का कार्य भी अद्वितीय है। मेघनाथ साहा 1893 to 1956 खगोल शास्त्र में अंतर्ग्रही प्रकाश में साह इक्वेशन की खोज के लिए प्रख्यात हैं। भौतिकी क्षेत्र के आयोनाइजेशन तथा पृथ्वी के अत्यंत ऊपरी वायु परतों में रेडियो वेव प्रसारण की खोज का श्रेय इन्हीं को है। विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत मेधा, अद्वितीय स्मरण शक्ति के धनी गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम ने अपनी विशेषताओं से यह सिद्ध कर दिखाया कि मात्र स्कूली शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य की मौलिक प्रतिभा का महत्व कहीं अधिक है। उनकी गणितीय खोजों के लिए 1918 में ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ने प्रभावित होकर उन्हें सदस्य बनाया। न्यूक्लियर युग में देश को ले जाने का श्रेय डॉक्टर होमी भाभा को है, जो एक ऋषि की तरह जीवन पर्यंत शोध कार्य में साधनारत रहे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उनकी स्मृति में बना एक शोध स्मारक है। बायोकेमिस्ट हरगोविंद खुराना का जन्म भी भारत भूमि में ही हुआ, जो इन दिनों अमेरिका के
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्लोअन चेयर और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर पदासीन हैं। कृत्रिम जीन उत्पादन करने के महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। समय समय पर अगणित सपूत भारत की मिट्टी से पैदा हुए हैं, जिन्होंने अनेक ज्ञान विज्ञान की कठोर साधनाएं की हैं। जो कुछ भी उपलब्ध हुआ वह देश की सीमाओं तक ही उपभोग के लिए कैद न रहा, वरन विश्व भर में वितरित हुआ। समग्र मानव जाति ने उससे लाभ उठाया। उनकी ज्ञान साधना एवं कठोर तप की स्मृतियां आज भी मन को पुलकित करती तथा सूक्ष्म प्रेरणा देती हैं। उठो देश के तपह सपूतों, अपनी गौरव गरिमा को याद करो। देश की गरिमा की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए प्रचंड कर्मयोग की पुरुषार्थ प्रक्रिया को अपनाओ। पार्ट 29 समाप्त।